के लीगल अवेयरनेस पर उन बातों की जो आज इस वक्त मौजूदा दौर में जुडिशल इंस्टीट्यूशन के अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस इंडिया सूर्यकांत जी ने हाल ही में काफ़ी इक़दाम उठाए, कुछ डिस्पोजल के लिए, कुछ लोक अदालत के लिए, कुछ मीडिएशंस के लिए। तो कल ही उन्होंने कहा कि साहब ये फैमिली कोर्ट्स के मतलब भी इनागुरेशन कर रहे थे किसी यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ फैमिली कोर्ट्स के जो बिल्डिंग थी वहाँ पे उन्होंने लेक्चर दिया और काफ़ी बातों का संज्ञान लिया उन्होंने कि किस किस्म की हमको ज़रूरत है इस वक्त जुडिशरी की। और सबसे पहले तो उन्होंने फैमिली कोर्ट्स को ही, क्योंकि वहाँ पे एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने उसी के मतलब सबसे पहले बातचीत की। तो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कल से कि साहब ये जो अदालतें हैं ये देरी से इंसाफ होता है, बहुत टाइम लग जाता है, बड़ी इतना मुश्किल से मिलता है इंसाफ की सालों साल लग जाते हैं। जिस बात के लिए मीडिएशन में 1 या 2 दिन या 4 दिन में फैसला हो सकता है, तो उसको सालों साल क्यों लगते हैं इतने। मैं फैमिली कोर्ट की जो उन्होंने कल बात की है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि साहब ये क्या ये मुमकिन है कि मीडिएशन या लोक अदालत या जज की इंटरवेंशन से या वकीलों की मैच्योरिटी से, एफिशिएंसी से या उनकी दखल मुदाखली से ये निपटारे किए जा सकें जो फैमिली मैटर्स के हैं, बच्चों के मैटर्स हैं, मेंटेनेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है, तो ताकि कुंबे के कुंबे जो हैं वो तबाह और बर्बाद होने से बच सकें। और जिनको सालों साल लग जाते हैं क्योंकि एक ज़िंदगी बीत जाती है, तो ये ज़िंदगी इंतज़ार नहीं कर सकती है एक फैमिली यूनिट्स के लिए। तो उसके लिए जो उन्होंने कल कहा कि साहब यहाँ तक उन्होंने कहा कि हमें कोई ऐसे पहनावा नहीं पहनना चाहिए जैसे हमारी ये यूनिफॉर्म है ब्लैक, तो ये कोर्ट में हमें जज को नहीं पहन के आनी चाहिए, क्योंकि इससे भी डर और खौफ पैदा होता है बच्चों के अंदर, क्योंकि बच्चों के मामले होते हैं, बच्चों की मेंटेनेंस का मामला होता है, मदर फादर का जब झगड़ा होता है तो बच्चे भी क्योंकि कई बार तो घर पे छोड़ के नहीं आना, कई बार तो उनको ऐसी दुश्वारियाँ होती हैं कि उनको साथ लाना पड़ता है, कई बार कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दी होती है बच्चे को मिलाना है, विजिटेशन राइट्स होते हैं, माँ के भी होते हैं, बाप के भी होते हैं। तो इस किस्म की जो मुश्किलात हैं, तो वहाँ पे पुलिस भी यूनिफॉर्म में है, वकील साहब भी यूनिफॉर्म में है, वो जो एटमॉस्फेयर है वो टेंस हो जाता है बड़ा। तो मैं समझता हूँ जो इसका संज्ञान उन्होंने कल लिया इस बात के, और वो कहा कि साहब ये यूनिफॉर्म का कल्चर जो है फैमिली कोर्ट जो है ये फैमिली कोर्ट से अलग रखना चाहिए इनको। तो मैं समझता हूँ, मैं उनकी बात से सहमत, उनकी बात से भी कि साहब ये बात तो ठीक है कि साहब जब बच्चे को आप लाते हैं, टेंडर एज होती है, तो वो रोज़ बच्चा इन्फेंट भी है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, 18 साल की कम की उम्र बच्चे भी हो सकते हैं। तो ये एक डर खौफ उनके दिल दिमाग में बैठ जाता है कि साहब ये, क्योंकि ये झगड़ा तो है फैमिली का, झगड़ा तो फैमिली को निपटाना है। तो मैं समझता हूँ कि उनके निपटारे को समेटने के लिए तो ये एक बड़ा काम कूल एटमॉस्फेयर जैसा चाहिए, बड़े मैच्योर जज चाहिए, बड़ी मुतब्बरपन से काम लेने वाले चाहिए, जिनको पूरी स्पेशलाइज्ड उन्होंने इस बात पे की हो कि फैमिली के सेटलमेंट्स कैसे किए जा सकते हैं। ये एक लीगल नॉलेज होना काफ़ी नहीं है इस फैमिली कोर्ट्स के लिए। आज भी मैंने लेख लिखा हुआ है कि साहब ये सिर्फ लीगल नॉलेज से बहुत बड़ी नॉलेज भी हो, बहुत कुछ किया हो, लेकिन ये जो फैमिली मैटर्स होते हैं इनको डील करने के लिए एक अलग से ही तजर्बा चाहिए, बच्चों को हैंडल करने के लिए हैंडल विद केयर, कि ताकि उनको समझाया जा सके, मदर को, फादर को, उनको। तो मेंटेनेंस के लिए अब मैं एक केस डील कर रहा था पिछले दिनों में, मैंने जिक्र भी किया उसका कि साहब 2023 में विष्णा की बेटी है, तो उसको घर वाले ने बाहर निकाल दिया, उसकी बच्ची है, तो उस वक्त वो 1st क्लास में पढ़ती थी, आज वो 4th में पहुंच गई है। 2023 में मुकदमा दायर होता है कि खर्चा दिया जाए, ना उसको लगा इंटर्म खर्चा, ना लगा उसको स्कूल का, ना लगा उसको बच्ची को एक धेला नहीं मिला अभी तक। तो ऐसे मुकदमा सिर्फ मुकदमा ही लड़ने से ये काम नहीं चलता है, क्योंकि उसमें ये लगता है कि जजेस जब वो उस केस को डील करते हैं कि ये भूल जाते हैं कि इसने स्कूल जाना है बच्ची ने, ये भूल जाते हैं कि इसको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस चाहिए, ये भूल जाते हैं कि इसको रोज दूध चाहिए, ये भूल जाते हैं कि साहब इसको यूनिफॉर्म चाहिए। ये कोई रिकवरी चेक बाउंस का केस नहीं है कि साहब पैसे आएंगे, रिकवरी करनी है, प्रॉपर्टी का मामला है,
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करनी है, आप करिए। ये बच्ची की वेलफेयर का सवाल है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो। इसी तरह से कोई लड़का है तो उसके माँ बाप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनको कहीं नहीं निपटारा हो रहा है, उसकी शादी का नहीं बन पा रही है, तो उसको सेटलमेंट के ज़रिए सेटलमेंट करनी जो है वो बड़ी मीडिएशन के ज़रिए कह लीजिए। जैसे अभी हमारे हाल ही में जोनल कॉन्फ्रेंस हुई नॉर्थ जोन की, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हमारे चीफ जस्टिस साहब ने रखी थी श्रीनगर में। आते ही ये चीफ जस्टिस बने तो सबसे पहली कॉन्फ्रेंस कश्मीर के अंदर उन्होंने रखी नॉर्थ जोन की मीडिएशंस के लिए, तो बहुत बड़ी कामयाब रही वो। पहले जो चीफ जस्टिस साहब थे गावी साहब वो भी आए, जस्टिस सूर्यकांत जी भी आए क्योंकि ये इंचार्ज थे। तो ये लोगों ने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कश्मीर के अंदर ही की थी। तो एक ये मीडिएशन का जो था, ये कि साहब मीडिएशन जो है इसको आइडिया इसको थ्रू किए जाए, मीडिएशन जो है वो चॉइस बनाई जाए। मीडिएशन एक अल्टरनेटिव नहीं है, ये मैं समझता हूँ ये वे आउट है कि छुटकारा पाने का कोर्टों से। वरना ये जो नॉर्मल लिटिगेशन है, जो ट्रेडिशनल लिटिगेशन है, ये घर भी तबाह कर देती है, ज़िंदगी भी तबाह कर देती है, सालों साल बर्बाद हो जाते हैं, माँ बाप की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है, जो वो चैन से रहना चाहते हैं वो भी नहीं हो सकता। और ब्लैकमेलिंग का जो प्रेशर टैक्टिक्स है, जहाँ पे कुछ लोग जो हैं, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वाइफ है, तो वो जो बार्गेनिंग पावर्स होती हैं वो बड़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनको पता ये होगा ही नहीं। लड़की कहती मैं तलाक दूंगी नहीं, जो करना कर लो, मैं तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। तो इसी तरह से वो, लेकिन चाहिए तो कि बाय द पीस आप इकट्ठे रह सकते हैं, तो बड़ी खुशी से मीडिएशन करानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए रिकन्सिलिएशन कराने की, कि किसी तरह से ये बच सकें। अगर नहीं बच सकते हैं तो मैं समझता हूँ आज फैमिली कोर्ट में सबसे ज़्यादा लिटिगेशन आ गई, सबसे ज़्यादा, क्योंकि एक लिटिगेशन नहीं होती है वो चेक बाउंस की तरह के साथ, चेक बाउंस हो गया तो एक केस आपने दायर कर दिया। यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस भी आ जाता है, मेंटेनेंस भी आ जाती है, चाइल्ड कस्टडी भी आ जाती है, वार्ड की कस्टडी भी आ जाती है, मेंटेनेंस भी आ जाती है, बच्चे की मेंटेनेंस अलग आ जाती है, स्त्री धन की पिटीशन अलग से आ जाती है। सो एक का ये पैकेज कोई 7-8 केसों का बन जाता है। तो अगर 7-8 केसेस एक लड़के ने या लड़की ने या उनके बच्चों ने निपटने हैं कोर्ट के अंदर, तो यहाँ तो निपटारा होना बड़ा मुश्किल है। जो जिस तरह से पेंडेंसी है करोड़ों के हिसाब से, तो यहाँ तो सिर्फ 2 कोर्टें, जम्मू में अगर लिया जाए तो 2 कोर्टें हैं सिर्फ, तो 3 महीने की पहली तारीख पड़ती है या 2.5 महीने की पहली तारीख पड़ती है। तो जैसे मैंने ये जिक्र किया कि साहब बिश्नाह का केस है, रजनी देवी उस लड़की का नाम है जिसको खामद ने छोड़ा हुआ है, तो आप देखिए कि आप उसको, वो रोज आती है कोर्ट में, तो अभी 3 साल बीत गए हैं, बच्ची की अभी लगी नहीं, बच्ची चौथी में पहुँच गई। अब वो कहीं उधार लेती है, क्रेडिट लेती है, बाप उसका मिस्त्री है, तो अब आप देखिए वो उसने बच्ची को कैसे पालना है। अब वो उसने बड़ी मुश्किल से 4th तक तो पहुँचाया है, सैनिक स्कूल में पढ़ती है। अब बताइए कि 2 या 2.5 या 3 हज़ार उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है रोज महीने का। अब उसको फीस भी चाहिए, 10-12 हज़ार रुपये उसकी क्वार्टरली फीस है। तो ये कहाँ से लाएगी, वो क्या काम करेगी, बच्ची को समझाएगी, कैसे करेगी। तो ये कोर्टों ने ही निपटारा करना है। मीडिएशन इज द बेस्ट वे, लोक अदालत इज द अनदर वे। अब जज का जो अपना पर्सनल व्यू पॉइंट होता है, जज अपना उसमें सेंसिटिविटी जो है, कॉमन सेंस जो है, उसका तजर्बा जो है, वो अगर तजर्बाकार जज है, सेंसिटिविटी है, कॉमन सेंस है, और वो एक ट्रेडिशनल जज से हट के काम करता है, तो मैं समझता हूँ उन्हीं को लगाना भी चाहिए फैमिली कोर्ट्स में, जिनको इन बातों का तजर्बा हो, मुतब्बरपन हो, जो कॉमन सेंस से वो डील कर सके। तो आज इस बात की ज़बरदस्त ज़रूरत है कि हम उन चीज़ों से निपटारा करें। अब 3 साल से जिसको खर्चा ही नहीं मिला, इसी तरह से एक केस और डील कर रहे हैं यहाँ पे कि साहब उसको 1.5 करोड़ रुपया वो उसकी बीवी मांग रही है कि मेरे को एलमोनी दे दो, 1.5 करोड़ रुपया। अब 1.5 करोड़ रुपया जहाँ पे, क्योंकि उसको पता है कि फैसला होगा ही नहीं, 3 साल से वो भी पेंडिंग है। 3 महीने की डेट पड़नी है, महीने की कितनी डेटें पड़ गई साल की, 3 या 4, तो 5-7 साल तो वैसे ही निकल जाते हैं। तो जहाँ 10-10 साल आप ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, उसकी 50-55 साल उम्र हो जाएगी, उसमें वो तलाक लेके भी क्या करेगा फिर? वो कहेगा ठीक है तुम भी अपने घर अच्छे तो मैं भी अच्छे, तो ना उसको पैसा मिला ना देला मिला उसको। तो कहने का ये मतलब कभी कभी हम इस वक्त का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। मीडिएशन जो है इज़ द बेस्ट वे, अल्टरनेटिव नहीं है। मैं समझता हूँ आज आदमी को ये चुनना चाहिए कि साहब मीडिएशन जो है वो हम कर लें। मीडिएशन के लिए बड़े एक्सपर्ट लायर्स चाहिए, बड़े एक्सपर्ट उसमें भी
लोगों की, तजर्बाकार लोगों की ज़रूरत होती है कि साहब वो फौरी तौर पर बिठा के तो किसी ना किसी तरह से उसके लिए मीडिएशन कोई भी शख्स नहीं करवा सकता। किसी भी शख्स को भी बोलो भाई कि तुम मीडिएशन करवा दो, उसके लिए भी हाई कोर्ट को और कोर्ट्स को ये संज्ञान लेना पड़ेगा किन लोगों को ये ड्यूटी लगाई जाए, किन लोगों की मदद ली जाए, ताकि ये मीडिएशन से इन लोगों के मसले जो है सेटल किए जा सकें और रीज़नेबल जो भी है इनको ये रीज़नेबल तरीके से इनको खत्म निपटारा किया जाए, ताकि बच्चे की ज़िंदगी जो है वो भी पटरी पे आ सके, घर वालों की ज़िंदगी भी पटरी पे आ सके। बेटा है तो माँ बाप की सेवा कर सकेगा, बहू है तो वो कम से कम अगर उसकी ज़िंदगी बकाया है जो बाकी, तो वो सेटलमेंट होना चाहती है। तो रीज़नेबल एलिमनी जो है वो मिलनी चाहिए। लेकिन जो अनरीज़नेबल जो हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि साहब डिले की वजह से मैं इतना पैसा ले लूँगी या फलां करूँगी, तो वो जो टैक्टिक्स होते हैं कि डिलेइंग टैक्टिक्स, तो वो भी यहाँ बड़ा काम करते हैं कि साहब महारत है हम वकीलों को तरीके लेने की, तो महारत है जजों को भी कि साहब वो नहीं कर पाते हैं, तो उसकी महारत जो है वो हमको एक्सपर्ट लोग चाहिए। यही कल चीफ जस्टिस इंडिया ने कहा कि हम वो लोगों की ज़रूरत है कि जो कोर्ट्स हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और कम से कम ऐसे एटमॉस्फेयर में वो काम करें जजी कि लगना नहीं चाहिए कि ये कोई ट्रेडिशनल कोर्ट है, या पुलिस वाले यूनिफॉर्म में फैमिली कोर्ट्स में नहीं आने चाहिए, या वो क्लास साहबान भी जो है वो भी इसमें कोऑपरेट करें, ताकि वो किसी न किसी तरह से इन केसों का निपटारा हो, फैमिली सेटल्स हो सके। और लोक अदालत का तो अभी शुक्ला साहब ने जो अभी इनागोरेशन की हमारे चीफ जस्टिस अरुण पल्ले साहब ने भी, तो ये 68,000 केस पहली लोक अदालत इसमें फैसला हुआ। तो आप अंदाज़ा करिए कि अगर इतना फैसला हो सकता है, चाहे वो छोटे होंगे, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, इंश्योरेंस होगी बाकी, तो लेकिन केस तो फैसले हुए, वरना तो ये भी सारे पेंडिंग थे। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा जो है सोच विचार आज बदलना पड़ेगा हमको कि जहाँ तो ज़रूरत है लिटिगेशन की वो करिए, जहाँ पे नहीं समझौते की गुंजाइश है, जहाँ पे लॉ परमिट नहीं करता समझौता करने की, जैसे रेप केस हैं, मर्डर केसेस हैं, या और इस किस्म के केसेस हैं जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज इज नॉट परमिटेड, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस नहीं हैं वो, तो वहाँ पे तो अलग बात है। लेकिन ये फैमिली कोर्ट में तो सारे निपटारा हो सकते हैं, ऑल केसेस कैन बी सेटल। तो इसी में मैं समझता हूँ सबसे पहले तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल और ये फैमिली कोर्ट के अगर ये हम निपटारा करवा सकें तो सबसे अच्छी बात है। हम सब वकीलों को भी, जजीज को भी, और जैसे चीफ जस्टिस इंडिया ने और जैसे ये हमारी इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है चीफ जस्टिस अरुण पिल्ले जी ने की, मैं समझता हूँ कि श्रीनगर से तो ये एक इसका जो लेके हम चल रहे हैं सारे को, ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम अभी हमारे जजीज की स्ट्रेंथ जो है वो भी बड़ी कम होती जा रही है पूरी कंट्री के अंदर। तो इस वक्त जो है वो जैसे जावेद इकबाल वानी जी जो है वो इस वक्त 23 को रिटायर हो रहे हैं। अब हमारे पास अभी चटर्जी रिटायर हुए हैं जनवरी में। तो कहने का ये मतलब है कि अभी इस वक्त हमारे पास जो है वो स्ट्रेंथ 25 की है सारी। तो 25 की स्ट्रेंथ से भी इस वक्त हमारे पास 12 जजेस तो वैसे ही शार्ट हो गए हैं। तो अभी मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस अरुण पिल्ले जी की भी प्रमोशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन शेड्यूल है, क्योंकि पंजाब से जो हमारे राजेश बिंदल जी हैं, जस्टिस राजेश बिंदल जी, तो उन्होंने 20 साल सर्विस की है। 20 साल में कम से कम 1 लाख से ऊपर उन्होंने फैसला किया है। जब वो सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हुए थे तो 90,000 का केस का उन्होंने निपटारा कर दिया था एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो ये होता है कि एक कंट्रीब्यूशन टू द सिस्टम। तो उन लोगों ने बड़ी कंट्रीब्यूशन किया है, मेरा सलाम है उनको भी कि साहब वो 15 अप्रैल को रिटायर होंगे, 16 को उनकी लास्ट डेट है ऑक्यूपेशन की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इतने अच्छे अच्छे लोग थे, इतने अच्छे अच्छे जजेस हम लूज कर रहे हैं, तो आइंदा भी आने वाले वक्त में भी हमको वही ज़रूरत है कि उन लोगों को बनाया जाए, उन लोगों को मौका दिया जाए और फौरी तौर पर असामियाँ पूरी कंट्री के अंदर भरी जाएँ। ना कि उन लोगों को कि जो रिटायर हो गए हैं तो रिटायर होने के बाद उनको लगाया जाए। आपने देखा कि पीछे हाल में 6 जजीज की एडॉक की कहा था, तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि चले हुए कारतूसों से ये युद्ध नहीं जीता जा सकता, इतने फैसले नहीं हो सकते हैं कि इतना इस वक्त बर्डन है कि कोर्टों के अंदर कि साहब हमें बड़े होनहार लोगों की ज़रूरत है, बड़े दूरंदेशी लोगों की ज़रूरत है, बड़े तजर्बाकार नौजवानों की ज़रूरत है जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की है, मैन ऑफ इंटेग्रिटी हैं, करेक्टर है और डिसीजन मेकिंग पावर है उनकी, कॉमन सेंस है। तो जिसमें कॉमन सेंस नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, तो वो तो दे विल प्रूव ए लायबिलिटी कि साहब वो तो सिस्टम आगे ही कोलैप्स है, क्रेडिबिलिटी आगे ही इसकी ख़त्म है, तो वो और ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ इस वक्त
बहुत से जजेस की तो हमारे जम्मू में ही, जम्मू कश्मीर के अंदर ही है इस वक्त कम से कम भी 12 जजेस की शार्टेज चल रही है। 50% जजेस के साथ हम काम कर रहे हैं इस वक्त हाई कोर्ट में। बात तो आप छोड़िए, तो बड़ी छोटी सी रियासत है, बाकी तो वहाँ पे तो 6 जजेस का था, चढ़ा अडाक बनाने थे, तो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल नहीं दिया, उन्होंने बनाया नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ उस पावर को एक्सरसाइज करने का? फ़ायदा इससे तो रेगुलर बना दिए जाते तो इस वक्त अपॉइंटमेंट हो जाती। तो कहने का ये मतलब है कि ऐसा काम हमको नहीं करना चाहिए जिससे गवर्नमेंट भी, हमें गवर्नमेंट को भी साथ लेना है, सबको साथ लेके चॉइस तो सारी जो है वो तो डिपेंड करती है चीफ जस्टिस के ऊपर। तो अभी आप कैसे ये सारा चला लेंगे इस सिस्टम को? तो मैं ये समझता हूँ कि जो आने वाला वक्त है इसमें जजेस की नियुक्ति, चाहे वो अभी डिबेट चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आज भी चल रही है कि साहब ये जो 5 साल का कोर्स है इसको 3 साल का या 4 साल का किया जाए, प्रैक्टिस जो है वो एग्जैनोरेट की जाए। पिछले बेंच ने जो अभी हाल में किया था कि नहीं 3 साल प्रैक्टिस जरूरी है, तो मैंने परसों भी लेख लिखा था कि साहब आप मुझे ये बताइए कि एक गोल्ड मेडलिस्ट जो है उसको पायलट बना दिया जाए बगैर ट्रेनिंग के, कोई बैठेगा पैसेंजर उसमें? वो जहाज तो क्रैश कर जाएगा। इसी तरह से जिस तरह जस्टिस सिस्टम को जिसने आगे चलाना है, अगर उसको ट्रेनिंग ही नहीं है, उसको ये नहीं पता है कि ऑर्डर शीट होती क्या है, इंटरनल ऑर्डर होता क्या है, लिखना कैसे है, लिखाना कैसे है, तो ये अदाएँ होती हैं, ये जो नॉलेज होती है, ये कोड क्राफ्ट्स जो होते हैं, ये टोटल अलग होते हैं आम डे टू डे ज़िंदगी से, हमारी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से बिल्कुल टोटल। जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है उसका बिल्कुल कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ से। प्रैक्टिकल तो हम यहाँ डेली देखते हैं कि साहब जिसमें 3-3 साल इंटरनल ऑर्डर में लग जाए सोच विचार में ही कि देना है कि नहीं देना है, होना है कि नहीं होना है, और इससे कैसे निपटना है। जो दूसरा वकील है कि साहब वो एडजमेंट लेके तारीख लेके भाग जाता है, साहब आज मेरा मौकल नहीं आया है, आज मैंने ऑब्जेक्शन नहीं फाइल किए हैं, आज मेरे पेन में स्याही खत्म हो गई है। तो जनाब ये ऐसे कैसे चलेगा कि अगर साहब जज साहबान को कोई बड़े स्ट्रांग हेडेड नहीं है, अगर वो उनमें इतनी कॉमन सेंस नहीं है, तो हमें उन लोगों की ज़रूरत है इस वक्त, खासतौर पर फैमिली कोर्ट्स में। तो बिल्कुल हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है बच्चे की, ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है बेटी की, ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है माँ बाप की, ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है लड़के की भी। तो इन चीज़ों को निपटना है, संसार है। शुक्रिया, मेहरबानी, चर्चा हम जारी रखेंगे।